नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है पावर शेयरिंग। कक्षा 10 का पॉलिटिकल साइंस का ये पहला चैप्टर है और आज हम लोग जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है बेल्जियम और श्रीलंका के ऊपर आधारित केस स्टडी। तो पावर शेयरिंग के बारे में जानने से पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ कि पावर शेयरिंग या सत्ता का विभाजन है क्या। सत्ता का विभाजन अगर हम लोग देखें तो देखने में समझ आएगा कि सत्ता को कमजोर करना या सत्ता के अलग अलग टुकड़े करके उनको विभाजित कर देना, जो कहीं पर हमें एक ऐसा संदेश देता है कि शायद इससे सत्ता का विभाजन हो जाए। लेकिन लोकतंत्र के रूप में, इसके लोकतंत्रात्मक रूप में अगर हम इसको देखें तो इसके मायने बहुत अलग होते हैं। क्या मायने हैं और क्यों ये आवश्यक है, ये हम लोग आज पढ़ते हैं। तो पावर शेयरिंग, जिसको हिंदी में सत्ता विभाजन कहते हैं, इसको समझने के लिए हम लोग पहले दो केस स्टडीज को पढ़ेंगे। एक है जिसमें बेल्जियम और दूसरा इसके अंदर श्रीलंका, कि किस प्रकार से सत्ता का विभाजन समूहों के बीच में शांति व्यवस्था बनाए रख सकता है और किस प्रकार अगर सत्ता का विभाजन ना हो तो वो किस प्रकार से लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपे जाने वाली चीज बन जाती है, जो कई बार हिंसा का कारण भी बन जाती है। आइए, हमारा पहला टॉपिक है बेल्जियम, जिसमें हम लोग देखते हैं कि बेल्जियम में किस प्रकार पावर शेयरिंग का इस्तेमाल करके उन्होंने एक नए आयाम स्थापित किए, नए प्रतिमान स्थापित किए। ये आज हमारा पहला टॉपिक है। तो सबसे पहले बेल्जियम के बारे में देखें। अगर आप लोग विश्व के मानचित्र में बेल्जियम को देखेंगे तो यूरोप का एक छोटा सा देश है, जो क्षेत्रफल में हरियाणा से भी छोटा है और इसकी आबादी भी लगभग 1 करोड़ के लगभग इसकी आबादी है। थोड़ी ही अधिक है, 1 करोड़ के लगभग इसकी आबादी है। और इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो ये देश, अगर हम लोग इसके जो सीमाएं हैं वो नीदरलैंड्स, फ्रांस और जर्मनी के साथ मिलती है, जो एक यूरोप का छोटा सा देश है। अगर हम लोग इसकी एथनिक कंपोजिशन के बारे में देखें, एथनिक कंपोजिशन जो है जातीय बनावट हिंदी में इसको कहा जाता है, जो किसी भी आधार पर बन सकती है, जो लोगों के बीच कुछ कॉमन चीज़ों को जोड़कर बनाई जाती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके एथनिक कंपोजिशन को देखें तो ये बड़ी ही जटिल बनावट हमें देखने में नजर आती है, जो अपने आप में एक समस्याओं को क्रिएट करने वाला हमें लग सकता है, लेकिन वास्तविक में ऐसा यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर आप देखेंगे इनकी जातीय बनावट यानी एथनिक कंपोजिशन को, तो आप नजर आएगा आपको कि यहाँ के फ्लेमिश एरिया के अंदर 59% लोग जो रहते हैं वो फ्लेमिश एरिया में रहते हैं और वो डच भाषी हैं। मैं वापस से बोल देती हूँ, यहाँ के 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश एरिया में रहते हैं और वो डच भाषा बोलते हैं। वहीं पर वेलोनिया नाम की जगह पर, इस वेलोनिया नाम के इलाके में रहने वाले 40% 40% लोग हैं और वो फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और इसके अलावा इन पूरी भाषाओं के अंदर 1% लोग ऐसे हैं जो जर्मन भाषी हैं। एक बार रिपीट करते हैं कि 59% लोग यहाँ पर डच भाषा बोलते हैं, फ्लेमिश एरिया में रहते हैं। 40% लोग ऐसे हैं जो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और 1% लोग ऐसे हैं जो जर्मन भाषा बोलते हैं। तो मोटे तौर पर हमारे पास में 3 प्रमुख भाषाओं को बोलने वाले लोग आ गए, जिसके अंदर डच है, जिसके अंदर फ्रेंच है, जिसके अंदर जर्मन भाषी लोग हैं। यहाँ पर कैपिटल जो ब्रुसेल्स है, बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, उसका थोड़ा जो हिसाब किताब अगर हम लोग देखें तो वो थोड़ा अलग है। कैपिटल ब्रुसेल्स जो है उसके अंदर 80% लोग फ्रेंच भाषी हैं और डच जो है वो 20% हैं। अगर आप देखेंगे कि पूरी इसकी जनसंख्या के अंदर 59% लोग डच भाषी हैं, लेकिन ब्रुसेल्स के अंदर कंप्लीटली अलग है। यहाँ पर सिनेरियो, यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच भाषी हैं और 20% लोग जो हैं वो डच भाषी हैं। तो यहाँ पर मेजॉरिटी किसकी है? एक वर्ड और बाद में आता है मेजोरिटेरियनिज्म यानी बहुसंख्यकवाद। यहाँ माइनॉरिटी या मेजॉरिटी, दो ऐसे वर्ड हैं जो बार बार आपके सामने पॉलिटिकल साइंस में आते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जनसंख्या के अंदर जिस भी तरीके के ग्रुप के लोगों का प्रतिशत ज्यादा होता है वो मेजॉरिटी ग्रुप होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बहुसंख्यक कहते हैं। और जनसंख्या में जिनका रिप्रेजेंटेशन कम है, जो संख्या में कम है, वो माइनॉरिटी ग्रुप या अल्पसंख्यक लोग कहलाते हैं। तो ऐसे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो माइनॉरिटी जो फ्रेंच है, हालांकि वो माइनॉरिटी में है पूरी पॉपुलेशन के अंदर, लेकिन ब्रुसेल्स में वो ज्यादा है। लेकिन पूरी ही
बेल्जियम के अंदर ये जो ग्रुप है ये रिच है, इनके पास ज्यादा पावर था क्योंकि लंबे समय तक ये बेल्जियम के ऊपर उन्होंने शासन किया। परिणाम इसका ये रहा कि बहुसंख्यक जो माइनॉरिटी ग्रुप होते हुए भी ये अधिक संख्या में ये रिच है और ये पावर के ऊपर अपना पूरा अधिकार रखते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार की संभावना हमें नजर आती है कि ऐसा हो सकता है कि मेजॉरिटी के आधार पर फ्रेंच लोग हैं वो डच लोगों को डोमिनेट करें और उनके ऊपर अपनी मनमानी थोपे, ऐसा हमें इसके अंदर नजर आया। अब हम लोग दूसरा केस देखते हैं जो है श्रीलंका का। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे श्रीलंका के अंदर, तो श्रीलंका भारत का पड़ोसी राज्य है जिसकी जलीय सीमाएं भारत के साथ मिलती हैं। साउथ इंडिया के साथ लगता हुआ ही एक देश है जिसकी पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है। और इसका अगर हम लोग जातीय जो बंधन अगर हम लोग देखें, जातीय बनावट इसकी देखें, इसका एथनिक कॉम्पोजिशन देखें तो ये थोड़ा अलग है। यहाँ पर सिंघली भाषा जो है, सिंघल भाषा, वो 74% लोगों की भाषा है, 74% लोग हैं वो सिंघली भाषी हैं, 18% लोग तमिल भाषी हैं और इसके अंदर 7% लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियंस हैं, जो तमिल भी बोलते हैं और सिंघली भाषा भी बोलते हैं। अब लंबे समय के दौरान मैं आपको ये बता दूं जानकारी देते हुए कि बहुत लंबे समय के दौरान अंग्रेजी शासनकाल में ऐसा हुआ कि भारतीय तमिल लोगों को ले जाकर अंग्रेजी वहाँ पर बसा दिया गया लंबे समय के दौरान श्रीलंका के अंदर, और वो तमिल इसी प्रकार से वहाँ पर पहुँचा। लेकिन जब ये भारत के साथ साथ 1948 में जब ये आज़ाद हुआ तो वहाँ पर इस प्रकार का एथनिक कॉम्पोजिशन हमें देखने में नजर आता है। और यहाँ पर जो सब बड़ी बात है वो ये है कि सिंघली जो कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी में है और तमिलियंस जो है वो माइनॉरिटी ग्रुप यहाँ पर क्रिएट करता है। तो जैसा हमें इसके दोनों ही सिनेरियो में आधार पर नजर आता है कि अगर मेजॉरिटी के आधार पर कहा जाए तो इस यहाँ पर फ्रेंच भाषी लोग मेजॉरिटी में हैं और यहाँ पर सिंघली जो भाषी लोग हैं वो मेजॉरिटी में हैं। और बहुत बार ये माना जाता है कि मेजॉरिटी के जो लोग हैं वो माइनॉरिटी ग्रुप्स के दबा सकते हैं, उनके हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और किस प्रकार पावर शेयरिंग का जो तरीका है वो मेजॉरिटी के लोगों को कंट्रोल करके माइनॉरिटी के हितों की रक्षा करता है, ये हम लोग अब दूसरे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।